हेलो। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यार नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की इस आखिरी क्लास में मेरी। और इस क्लास में हम लोग दो चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जी। इकोसिस्टम और पोल्यूशन यानी पारितंत्र, और पारितंत्र के अलावा पर्यावरण के मुद्दे यानी प्रदूषण, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये दो चैप्टर एक संग हम लोग कवर करेंगे इस आखिरी क्लास में। और क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करेंगे कि इसके ज्यादा से ज्यादा सवाल आप सही करेंगे और सही करके बताएंगे कमेंट में कि कितने सही किए, है ना। तो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस और उम्मीद बैच दोनों ही हमारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद हमें इतनी है कि जो आपको उम्मीद हमने दी है, आप उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे और नीट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, है ना। यही इस सीरीज का मकसद था और यही सीरीज का आपका एक डेडिकेशन भी था। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल और देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं हमारे आज के पिटारे में, देखा जाए तो यार। पहला सवाल जो है वो एक मैचिंग का है। पहला सवाल मैचिंग से है। क्या है? कॉलम 1 में दी गई गैसों की सूची हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। कॉलम 2 में दी गई इसके मुख्य स्रोत हैं। चयन करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर। चयन करो, क्या सही होगा क्या गलत होगा, बताओ जरा, क्या लगता है? आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हम सिर्फ एक नाम टिक लगाएंगे, कौन सा? सी का 5। मीथेन जो है वो चावल के खेत में, मवेशी के पेट में और शौचालयों में अवायवीय कंडीशन में बनती है। सी का वी। और सी का वी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। जवाब है ये। बाकी भी आप मैच कर लिए। ए का 3 नाइट्रस ऑक्साइड डीनाइट्रिकेशन में बनता है। बी का 4 क्लोरोक्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर एरोसॉल से बनता है। डी का 1 ओजोन जो है वो कार से निकलने वाला द्वितीयक प्रदूषक है। और ई का 2 कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से मिलता है। ठीक है, मैच कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? फिर एक बार मैचिंग है। अच्छा, फिर एक बार सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं भाई। कहाँ क्या है? मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम से क्या क्या होता है ये हमें देखना है। तो इनमें मरकरी से क्या होता है, लेड से क्या होता है, आर्सेनिक से क्या होता है और कैडमियम से क्या होता है, दिख रहा है। एक चीज हमें अंदाजा है कि लेड का इस्तेमाल एनीमिया में होता है। तो अगर 2 का ई है तो पहले ऑप्शन देख लें, क्या 2 का ई कहीं और है? नहीं है, ऑप्शन ये सही है। ए का डी मरकरी जो है वो हीमोलिसिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है। 3 का बी आर्सेनिक जो है वो हाइपर कैरोटोसिस करता है। और फिफ्थ का सी, सॉरी फोर्थ का सी, यहां पे आप कह रहे हैं कैडमियम जो होता है वो अस्थि विकृति और टेस्टिकुलर एट्रोफी करता है। तो जैसा हम बार बार कह चुके हैं यार, एक भी ऑप्शन का अंदाजा आपको है, किसी एक भी, तो आप मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग शांत रख के करिएगा। क्लासरूम में दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, जो आपका दिमाग है, ये 2 ही बार काम करना बंद करता है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं। कौन से 2 बार? एक बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एक बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, और दूसरा आपकी शादी के वक्त, है ना। इन 2 जगह को छोड़ दे तो बाकी इंसान का दिमाग काम करता रहता है। सही है। तो यार दिमाग खोल के अच्छे से काम करना है, और ये दोनों ही काम आपको दिमाग खोल के करने हैं आगे जिंदगी में, है ना। फिलहाल दूसरा काम तो बहुत दूर है, लेकिन नीट का पेपर 7 मई को है। तो 7 मई को बिल्कुल अच्छे से दिमाग खोल के हमें अपना पेपर देना है और सिलेक्शन लाना है ना। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो एक प्रोटोकॉल किया था वो किस पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था? ई कूड़ा करकट नहीं, एक देश से दूसरे देश तक अनुवांशिक रूपांतरित जीव नहीं, ओजोन की क्षति पहुंचाने वाले जी, हरित गैस नहीं। तो ओजोन की क्षति के ऊपर ये प्रोटोकॉल किया गया था कि भाई ओजोन जो है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, सीएफसी जैसी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम हो, इस बात के लिए। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है?
ओजोन अनीमिया, अमोनिया सॉरी नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, CO2 मीथेन बिल्कुल सही है। CO2 और मीथेन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि जलकाय टॉक्सिकेंट द्वारा प्रदूषित हो जाए तो जैव आवर्धन क्षमता किसमें सबसे ज्यादा होगी? अच्छा, अगर हम कह रहे हैं जलकाय में कोई मान लो मरकरी या DDT चली गई, तो जलकाय से ऊपर फिर जब जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपने पढ़ रखा है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, जो सबसे शिखर पे होगा उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिकेंट या नुकसानदायक चीजें पहुंचेंगी। जैसे यहाँ पे जल में मान लो DDT है, तो उसकी कंटेंट है मान लो 1, तो जो प्लैंक्टॉन्स होंगे उसमें कितने होंगे? मान लो 5। फिर छोटी मछली इन्हें खाएगी, उसमें मान लो 25। और फिर पक्षी होंगे, वो एक मछली तो खाएंगे नहीं, कहीं खाएंगे, तो इनमें हो सकता है 100 हो या 75 हो। तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, फिर मैचिंग है, सही सम्मिलित करना है। अच्छा, यूवी रे स्नो ब्लाइंडनेस करते हैं, पता है हमें। ठीक है, विकसित होने वाले कार्बनिक पदार्थ BOD, फॉस्फेट, यूट्रोफिकेशन, DDT, बायोमैग्निफिकेशन। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। ए का 3, ए के 3 बहुत सारे। अच्छा, ए का 3 तो बहुत सारे हैं। बी का 4, ये रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब 2.5 माइक्रोमीटर अथवा इससे कम आकार के अगर हानिकारक विशिष्ट पदार्थ जो हैं उनके हानिकारक प्रभावों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें, बात समझिएगा आप। श्वसन समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। फेफड़ों में जलनशील उत्पन्न करने के लिए क्षति पहुंचाते हैं, ऐसा भी मतलब एक्चुअली नहीं करते पूछा है, तो ये होते हैं, वो वाली बात है। श्वसन समस्या करते हैं, फेफड़ों में जलन पहुंचाते हैं, फेफड़ों में सांस ले जाते हैं, लेकिन हृदय से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यही गलत पॉइंट है। हृदय हो या परिसंचरण तंत्र हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था? अभी हमने बताया था आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ओजोन और ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करा हुआ था। तो यहां पे आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा क्या होती है? आप कहते हैं जब वायुमंडल में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जल के संग अपक्रिया करके HNO3 और H2SO4 के रूप में नीचे आता है। और सीधी बात है, इस तरीके की जो अम्ल वर्षा होगी उसका pH 5 से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अम्ल है HNO3 और H2SO4। तो ऐसी अम्ल वर्षा न सिर्फ पौधों को, जंतुओं को, बिल्डिंग्स को भी इवन नुकसान पहुंचाती है। तो इसका मतलब है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? आपने तुरंत जवाब दिया, SO2 और NO2 ये है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? बताओ जरा। ये बात हम लोग क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। अर्थ समिट क्यों कराया गया था? क्या CO2 उत्सर्जन के लिए? नहीं। क्या CFC के उपयोग के लिए? नहीं। क्या आप अपतर्ण जातियों के स्थानीय? नहीं। ये कराया गया था बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा बी, जैव विविधता का संरक्षण। पॉलीब्लैंड पुनर्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का एक महीन पाउडर है जो किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है? प्लास्टिक की थैली बनाने में नहीं, उर्वरक के रूप में नहीं, सड़क के निर्माण में बिल्कुल। अहमद खान सड़क बनाने में इस्तेमाल हुआ था बेंगलोर में, वो वाली बात है। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये वाला केस। गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं वे कौन सी हैं? CO2, O2 तो नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं। अमोनिया नहीं हो सकता,
अमोनिया यहाँ भी नहीं हो सकता है। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, HO4 और NO2 ये है। ठीक है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के रूप में होता है? ग्रीन मफलर क्या होता है? पेड़ों की, सड़क के इधर उधर पेड़ों की जो दो वो होती हैं, रो होती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीन मफलर। सड़क के इधर उधर जब पेड़ लगे होते हैं उससे क्या होता है, वो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए है ये। ठीक है, ये रहा, ये ध्वनि प्रदूषण के लिए। जब घरेलू सीवेज नदी के पानी में से जा मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तब क्या होता है? चूहे जैसे छोटे प्राणी नदी के जल को पीकर मर जाएंगे। पड़ी हुई सूक्ष्मजीवी सक्रियता से सूक्ष्म पोषकों जैसे कि आयरन का विमोचन होगा। पड़ी हुई सूक्ष्मजीवी सक्रियता से घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और नदी का जल तब भी पीने के योग्य उपयुक्त बना रहता है। कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, जब आप कह रहे हैं घरेलू सीवेज नदी में जा रहा है तो सीधी बात है, वहां पे उसे तोड़ने के लिए कवक और जीवाणु आएंगे और ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, तो नदी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहां से हुआ था? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में, COP3। ठीक है, आगे। सूचक पौधा जिसका उपयोग SO2 द्वारा वातावरणीय प्रदूषण के सूचक के लिए किया है। देखिए, प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है लाइकेन, याद रखिएगा। प्रदूषक जहां भी है वहां पे लाइकेन नहीं मिलता है, तो ये एक इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला ही एग्जाम्पल होगा लाइकेन। लाइकेन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्न में से कौन आएगा? एक चट्टान है, वहां पे पहले कभी कोई पौधे नहीं थे, पहली बार कोई पौधा अगर आना है तो कौन सा आएगा? तुमने को बताया था पहला पौधा जो आएगा वो आएगा लाइकेन। क्यों आएगा? क्योंकि लाइकेन के अंदर से बाइकार्बोनिक अम्ल निकलता है। वो बाइकार्बोनिक अम्ल मृदा को तोड़ेगा और ऊपर की मिट्टी जब थोड़ी बहुत चट्टान की टूटेगी तो वो हल्की सी मिट्टी जब मिक्स हो जाएगी उसी लाइकेन से, तो वो उपजाऊ मिट्टी बनेगी। बात समझ आ रही है? तो ये चीज जो है, ये केस कहलाएगा लाइकेन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम ताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? बताओ जरा। ओजोन को तोड़ने के लिए हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्यों उसमें? क्योंकि क्लोरीन होता है। एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन को तोड़ सकता है। ठीक है, क्लोरीन। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए द्वितीय वचनकाल निश्चित किया गया था। डरबन में, बाली में, दोहा में, कैनकुन में। तो ये एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस है, 2013 का है ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है, दोहा में किया गया था, याद रखने का मतलब नहीं, अब नीट में नहीं पूछा जाएगा। रचल कार्लसन की पृथ्वी ब्रुक साइलेंट स्प्रिंग का किससे संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है। साइलेंट स्प्रिंग कई बार पूछा गया है वैसे तो, ठीक है, हालांकि अब हो सकता है उतना चांस नहीं, लेकिन पहले बहुत पूछा गया है, इसलिए आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो किससे निर्धारित है ये? शोर प्रदूषण से नहीं, जनसंख्या विस्फोट से नहीं, पारितन प्रबंधन से नहीं, पीड़कनाशी प्रदूषण। ठीक है, इंसेक्टिसाइड के जो प्रदूषण होता है, खेतों में हमने कीटनाशक डाले और वो पानी में बह के जल तक पहुंच गए, तो वो प्रदूषण की बात हो रही है साइलेंट स्प्रिंग की। ठीक है। एक ऐसे क्षेत्र में जिसमें DDT को बहुत व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया था, वहां के पक्षियों की आबादी बहुत ही ज्यादा गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? बताओ जरा, क्यों हुआ? पढ़ो, क्यों हुआ ऐसा? बताओ भाई।
क्या लग रहा है, क्यों हुआ? क्या पक्षियों ने अंडे देना कंफर्म कर दिया? ये क्वेश्चन कर चुके हैं। केचुओं की समाप्ति हो गई। नाग सांप, ये पहले भी हम कर चुके हैं। बहुत से अंडों से बच्चे बाहर नहीं आए। ये क्वेश्चन क्लास के हो चुका है, ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। झील जिसमें घरेलू माउथ मल का अंतर्वहन होता है, इसमें कार्बनिक कचरे की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप शैवाल ब्लूम शीघ्र सूख जाएगा। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण मछलियों का उत्पादन बढ़ेगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यही होगा। क्या बताया था अभी हमने कि जब बाहित मल डालेंगे तो अंदर कवक और जीवाणु बनेंगे और वो उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। तो अंदर की घुलनशील ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जवाब होगा ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मृत्यु। एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडी के मायोमैग्निफिकेशन का सही क्रम क्या है? अभी उन्हें बताया था। सबसे पहले जल, जल से उसके ऊपर पौधे, पौधे से जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, इस तरीके से क्रम में बढ़ेगा। तो पहला वाला कॉलम देखते हैं। जल जू प्लैंकटन में 0.5 है और छोटी मछली में 0.04 है। गलत है। इधर बढ़ा हुआ नहीं आएगा, इधर कल बढ़ते हुए क्रम में होगा ऐसे। 0.003, 0.004, 0.5 टू 25, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप, 0.03 ppm, 25 ppm गलत है। 25 यहाँ है, 0.5 यहाँ है। फिर बड़ी मछली, अच्छा छोटी मछली यहाँ लिख दिया है। जल के बाद छोटी मछली, फिर जू प्लैंक्टॉन्स। सोचो जरा, जू प्लैंक्टॉन्स छोटी मछली खाएंगे, ऐसा हो सकता है? जू प्लैंक्टॉन्स छोटी मछली खा सकते हैं क्या? है, ये तो वही बात हो गई कि मक्खी जो है वो पता लगा कुत्ते खाई पड़ी है। ऐसा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मक्खी चूहे खा ले, ये भी नहीं हो सकता है। जिंदा चूहा खा ले, कैसे हो सकता है? ये कोई मक्खी पिक्चर वाली मक्खी थोड़ी ना है कि आंखें इंसान की मरी, इधर बुक गई उधर बुक गई, है ना? वो पिक्चर थी, हकीकत की बात करो। जल काय का यूट्रॉफिकेशन मुख्य रूप से किसकी अनुपलब्धता के कारण मछलियों को मारता है? वही बात आ गई बार बार। अनुपलब्धता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। निम्न किसके शरीर में संभवतः डीडीटी का सर्वोच्च स्तर होगा? क्वेश्चन किया हुआ है। किसका होगा इस सीरीज में? किसका होगा? समुद्री गल जो सबसे बड़ा है उसमें होगा। ठीक है। प्रदूषक पदार्थों का सांद्र बढ़ते ट्रॉपिक स्तर में क्या कहलाना, क्या कहलाता है? जब आप कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में जल, जल से उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर चिड़िया, क्वांटिटी बढ़ती रहती है, इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें बायो मैग्निफिकेशन ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन है। स्ट्रेटोस्फेयर से ओजोन के रिक्तीकरण से क्या होगा? पृथ्वी गर्म होगी, बिल्कुल होगी। कैंसर की घटनाओं में वृद्धि होगी, होगी। जंगल जल जाएंगे, बिल्कुल जल जाएंगे। सब कुछ होगा। अगर हम ओजोन हटा देंगे तो अल्ट्रा वायलेट किरणें नीचे आएंगी, और अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें नीचे आई तो कैंसर भी होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और जंगल जलेंगे भी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषक निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था बताओ? एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1981, और 87 में उसका अमेंडमेंट हुआ था, बदलाव हुआ था। विश्व की जलवायु भयानक हो जाती है। अच्छा, वातावरणीय ऑक्सीजन की मात्रा में कमी द्वारा, कैसी बात कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि द्वारा, बिल्कुल सही बात है। CO2 की कमी द्वारा, कभी नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होना, अच्छी बात है। CO2 की वृद्धि होना, ठीक है। अगर CO2 की वृद्धि होगी तो ऐसा होगा, याद रखिएगा ये बात। भाई CO2 की क्वांटिटी ऑलरेडी कम है, बढ़ जाएगी तो दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। ऑक्सीजन तो पहले ही ज़्यादा है, कम होगी क्या फर्क पड़ेगा? ठीक। किसी पारितंत्र का पोषक स्तर में अनिम्नीकरणीय प्रदूषण की बढ़ती हुई सांद्रता में होने वाली वृद्धि की घटना को क्या कहते हैं? बताओ जरा, क्या कहते हैं? बताओ। बायोडिग्रेडेशन,
बायो मिनरलाइजेशन, बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन? क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा होना, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बहिस्राव के कारण प्रदूषित होने वाले जल निकायों में बीओडी प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है? अब इसमें से देखो, क्वेश्चन करा हुआ है, शर्करा उद्योग, जनरली गन्ने का जो कूड़ा छिलका होता है, कार्बनिक पदार्थ है, टूट आएगा। घरेलू वाहित मल टूट आएगा, दुग्ध वाहित मल टूट आएगा। लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इन्हें हम जीवाणु या कवक से नहीं तोड़ सकते, इसके लिए हमें केमिकल्स चाहिए। तो बीओडी शब्द के लिए यहां पे काम खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो इसका जवाब होगा, क्योंकि वहां पे जीवाणु और कवक उसे नहीं तोड़ सकते। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है? जीवाश्म ईंधन का सीमित उपयोग कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना सही नहीं है। अच्छा, ये तो सही है। विशेषता वनों के वनस्पति क्षेत्र का अधिक विस्तार किया जाए जिससे प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 का उपयोग हो, ये भी सही बात है। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों को कम से कम उपयोग करें ताकि N2O कम उत्पन्न हो, बिल्कुल सही बात है। एयर कंडीशन फ्रिज का अधिक उपयोग करें, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? मतलब एयर कंडीशन CFC का सिक्रीशन ज्यादा कराएगा, तो सीधी बात है, यही गलत है। तो यही पूछा गया है, कौन सी युक्ति सही नहीं है? जवाब क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल की ओजोन के क्षय के कारण, ठीक है, समताप मंडल की ओजोन के क्षय के कारण वायुमंडल में उच्चतर यूवी विकिरण से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों में से कौन सा एक नहीं है? देखो जरा, कौन सा युक्ति नहीं है? प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास, नेत्रों की क्षति, यकृत कैंसर में वृद्धि और त्वचा में वृद्धि। त्वचा कैंसर में बताओ जरा, कौन सी नहीं है? बताओ, फटाफट बोलो। हाँ भाई, क्या लगा आंसर? कर चुके हैं क्वेश्चन। यकृत कैंसर में वृद्धि। यकृत कैंसर का कोई लेना देना नहीं होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? आपको पता है। अच्छी ओजोन कौन सी है, कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में अच्छी ओजोन नहीं मिलती। ट्रोपोस्फेयर वो एरिया है जहां हम लोग रहते हैं, वहां पे जो ओजोन होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, प्रदूषक होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में वही ओजोन क्या कर रही है? नीचे अल्ट्रा वायलेट आने वाली किरणों को रोक रही है। ठीक है। रेत पर इकोलॉजिकल अनुक्रमण कहाँ होता है? तो रेत पर अगर अनुक्रमण होगा, सक्सेशन होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सैमोसियर। जीरोसियर मरुस्थल में, हेलोसियर मार्शी एरिया में, दलदल में, और हाइड्रोसियर पानी में। ठीक है। खास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के संग जातियों का सही सुमिलित करें। अच्छा, सीधे आता घास प्रथम पोषी स्तर है, सी का 4, एक ही जगह आंसर है, सी का 4। ठीक है। चतुर्थ पोषी स्तर गिद्ध है। ठीक है। और बी का 3 है खरगोश, और तृतीय पोषक स्तर क्या है? कौवा। ठीक। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या संबंध है? क्या होता है? जीपीपी -R इक्वल्स टू NPP। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रॉस में से रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर को कम कर दे, उसे कहते हैं नेट। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता की कोई संबंध नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? सकल प्राथमिक उत्पादकता हमेशा नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। ग्रॉस कम होगी, कैसी बातें कर रहे हो? ग्रॉस ज्यादा है, नेट कम है। और सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट से अधिक होगी, बिल्कुल सही बात है। सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिकता एक ही होगी, गलत बात है। इज द राइट आंसर। जीपीपी हमेशा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें श्वसन दर कम करनी है, तब नेट आता है। वृक्षों में वार्षिक वलय के बनने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वार्षिक वलय एक वर्ष में बसंत दारू और शरद दारू के उत्पादन द्वारा संयोजन है, बिल्कुल सही बात है। कैम्बियम की अंतरीय सक्रियता के कारण ऊतक के हल्के और गहरे रंग के वलय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैम्बियम की सक्रियता जलवायु में विभिन्नता पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है, इसीलिए शिमला मिला में वार्षिक वलय नहीं मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय विश्वसनीय नहीं होते हैं, गलत है, ये आंसर है।
डी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्की पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? सामान्यतः उल्टा कौन सा होता है? ठीक है, उल्टा का एक ही एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, क्या वो यहाँ है? घास भूमि में संख्या का पिरामिड कभी नहीं हो सकता है, घास हमेशा ज्यादा होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊपर होता है, सीधा होता है। वन में जैव भार का, किसी भी वन में सबसे ज्यादा वजन पेड़ का ही होगा। ठीक है, बाकी सब उससे नीचे होंगे। पेड़ में जाइलम होता है, पेड़ का वजन ज्यादा होगा। लेकिन समुद्र में जैव भार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का जैव भार जो है, ये गलत कैसे कर दिया, यही तो सही है। समुद्र में हमेशा बड़ी मछली का वजन ज्यादा होगा और जो शैवाल उनका वजन कम होगा। तो जैव भार के हिसाब से ऐसा पिरामिड बनेगा, क्योंकि मछली का वजन सबसे ज्यादा है और फाइटोप्लैंक्टॉन्स का सबसे कम। ठीक है, जलरंबी और शुष्कतारंबी, इन दोनों अनुक्रमणों में से अंततः कैसी दशाएं विकसित होती हैं? दोनों ही केस में हम कह रहे हैं मध्यम जलीय दशाएं आती हैं। ठीक है, नॉर्मल जल होता है, मध्यम जलीय होती है। आर चयनित जातियों के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? तो आर चयनित जातियां कौन सी होती हैं? बड़ी संख्या में छोटे आमाप वाली संतति। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटे आमाप वाली संतति ये होती है। द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीयक अनुक्रमण या द्वितीयक सक्सेशन वही होता है जहां पे पहले कभी जंगल थे। तो नग्न चट्टानों पर नहीं हो सकता है, नए ठंडे लावा में नहीं हो सकता है, नए तालाब में नहीं हो सकता है, अब आक्रमित वन में हो सकता है, जहां पहले बंद था वहां। ठीक है, जल क्रमण अनुक्रमण के अनुक्रमण का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले अनुक्रमण में क्या आएगा? पानी में डूबे हुए पौधे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर जल निमग्न अंदर की तरफ, फिर रीड स्वैम्प दलदल वाले हल्के से, सज मीडो जो पानी के बाहर आधे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो रीड स्वैम्प जनरली, रीड स्वैम्प को अभिवेश कहते हैं और सज मीडो जनरली दलदल वाले होते हैं। उल्टा बोल गए, सज मीडो दलदल वाले हो गए ना। तो खांसी ने दुखी कर लिया। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या दिख रहा है आपको? पहले जल निमग्न आएगा, कभी नहीं आ सकता है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद में सीधे साइज में जो, मतलब सोच के देखो, कहाँ पानी पानी है और कहाँ दलदल हो गया, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी वही चीज आ रही है। आंसर होगा ए वाला, पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर जल निमग्न, फिर रीड स्टेम, फिर सेजमीजो। ये पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में। ठीक है, दो पारस्की तंत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, ऐसा एरिया होता है जो बीच का एरिया होता है, जो कहीं फिक्स नहीं होता, उसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक है, सही युग्म का चयनित कीजिए। ठीक है, और इस एरिया को कहते हैं नाइकी, ये भी बता दें, बताया था हमने। इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों कॉमन जा सकते हैं। सही युग्म का चयन करिए। ठीक है, अब शादी पोषण चंद्र, अच्छा, पाइनियर स्पीसीज लाइकेन, ये बात सही है, पाइनियर होते हैं भाई, सबसे पहले यही आते हैं, तो पाइनियर ही हुए। द्वितीय अनुक्रमण जले हुए जंगल में, ये भी सही है। जैप का समुद्र पार सीधा गलत है, बी सी सही है, ये रहा, बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी सही है। आगे बढ़ते, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान क्या होता है बताओ? अनुक्रमण के दौरान क्या होता है? सक्सेशन के दौरान क्या होता है? अनुक्रमण के दौरान पहले हम कहते हैं सबसे पहला आया पाइनियर, फिर धीरे धीरे उसके मरने के बाद और अच्छी मिट्टी आना शुरू हो गई। तो इसकी प्राथमिक अवस्था में नए जीवीय समुदाय तीव्र गति से स्थापित होते हैं, जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती हैं। एक समुदाय में होने वाले परिवर्तन जो पर्यावरण के साथ साम्य को समीप होते हैं, पुरोगामी समुदाय कहलाते हैं। और किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले बनाए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में युग्म शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुदाय गतिकी किससे संबंधित होता है? समुदाय गतिकी बात वही हो गई, समुदाय का बदलते रहना, अनुक्रमण एक तरीके का, बेहतर आना। ठीक है,
पहले जहाँ जल था जरूरी नहीं वहां पे आगे जंगल नहीं बन सकता है, बताया था हमने। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? अनुक्रमण। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित नहीं हो सकता है? पुनः चक्रित कौन नहीं हो सकता है? ऊर्जा। कभी भी ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, हमेशा पौधों से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा आएगी। किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहेंगे? अब अगर खरगोश को हम खा रहे हैं तो खरगोश को खाना द्वितीयक उत्पादकता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता तो पौधों के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम पौधों से कोई ऊर्जा ले रहे हैं तो प्राथमिक है, और अगर खरगोश से या किसी भी और चीज से ले रहे हैं तो क्या है? द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक। मरुक्रमक और जलक्रमक अनुक्रमण में अग्रक जातियां कौन? मरुक्रमक यानी मरुस्थल लाइकेन, और जलक्रमक में फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो आंसर पहले वाला है, बाकी नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पारकी तंत्र के लिए होता है? बताओ जरा, कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? क्या एटीपी है? क्या श्वसन के दौरान है? क्या शर्करा है? नहीं, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सही होती है, जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। पारितंत्र को बनाए रखने के लिए किसका संरक्षण आवश्यक है? उत्पादक या मांसाहारी? क्वेश्चन क्या हुआ है? उत्पादक और अपघटक, मांसाहारी और अपघटक, शाकाहारी और मांसाहारी, तो कौन होगा? उत्पादक और अपघटक। ठीक है, उत्पादक भी बहुत जरूरी है और अपघटक भी बहुत जरूरी है, बाकी तो फिर बीच की बात है। ठीक है, कोई भी किसी खा सकता है फूड चेन में, लेकिन अपघटक का कोई विकल्प नहीं है और पादप का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, ये दो तो होंगे ही होंगे। अच्छा, ये क्या होगा? पौधा, पौधे को कीट खा रहा है, कीट को मेढक खा रहा है, मेढक को खरगोश, कैसी बात कर रहे हो? मेढक को भेड़िया, भेड़िया को गिद्ध, कैसी बात कर रहे हो? नाग, नाग होगा। ठीक है, मेढक को नाग, नाग को गिद्ध। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में मरुस्थलीय अनुक्रमण का अग्रस्त समुदाय क्या? बताया था मरुस्थल में सबसे पहले कौन आता है? लाइकेन। ये तो पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी इकोसिस्टम में प्रकाशीय ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बताओ जरा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ, बोलो। हाँ भाई, बताओ क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? तो इकोसिस्टम में कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो जब हम किसी भी इकोसिस्टम में प्रकाश संश्लेषण की दर देख रहे हैं कि भाई रासायनिक ऊर्जा से कितनी ऊर्जा बन रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि श्वसन की दर को पूछा नहीं गया है। ग्रॉस द्वितीयक नहीं, द्वितीयक नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये देखा गया है टोटल में प्राइमरी में कितनी है। गहरे समुद्र के उष्ण जलीय बेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होगा? अगर गहरा समुद्र है और उसमें बेंट है तो रसायन संश्लेषण जीवाणु आप कहते हैं प्राइमरी उत्पादक होंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। शब्द इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था सबसे पहले, किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ओडम ने इकोलॉजी दिया था, ओडम ने इकोलॉजी दिया था। नीचे एक काल्पनिक संख्या में पिरामिड दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है ये अलग अलग स्तर है, इसमें पीसी स्तर पर कीट और एससी स्तर पर छोटे कीट भक्षी पक्षी हैं। अच्छा, पीपी स्तर पर पादप प्लवक है, टीसी स्तर पर वेल है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। पीपी स्तर पीपल का वृक्ष है और एससी स्तर भेड़ है। एक पीपल के ऊपर भेड़ नहीं। पीसी स्तर चूहे और एससी स्तर बिल्लियां हैं। ये चूहे हैं, ये बिल्ली है, बताओ। और पीसी स्तर कीट है और फिर एससी स्तर कीट वक्ती पौधे हैं। यार ये ज्यादा सही है, कीट होंगे और कीट वक्ती पौधे होंगे,
बहुत बड़ी संख्या में अंतर है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। किस पानी तंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? क्या झील में? नहीं। ताल में? नहीं। घास में? घास होती है। वन में पेड़ होते हैं। सबसे ज्यादा भार तो यही होगा। ठीक है, और बड़े बड़े जानवर भी, हाथी, शेर, मार भयंकर बड़े बड़े होते हैं, तो जैव भार तो ही ज्यादा होगा। जैव भार जो शाकाहारी और बटुकों को उपलब्ध होता है क्या कहलाता है? जो हम लोग को उपलब्ध होता है वो नेट है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में से रिस्पायरेशन या श्वसन की दल को हम कम करते हैं, तब हम खाते हैं, तो हम लोग को जो मिलेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है। संख्या का खड़ा पिरामिड किसमें नहीं होता? संख्या का खड़ा पिरामिड किसमें नहीं होता है? ताल, वन, झील। झील में नहीं होता है। ठीक है, झील में नहीं होता है। निम्न में से कौन है जो पारस्परिक तंत्र की कोई कार्यात्मक इकाई नहीं है? ऊर्जा प्रवाह तो है, अपघटन है, उत्पादकता है, स्त्रीकरण नहीं है। स्त्रीकरण कोई भी आप कहते हैं घटक नहीं होता। 4 घटक पड़े थे, उनमें से 3 तो यहाँ लिखे हैं। ठीक है। केचुआ क्या होता है? शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपमार्जक। अपमार्जक होता है, पता है आपको? ठीक है, केचुआ क्या होता है? अपमार्जक होता है। निम्न के से जीपीपी एनपीपी में कौन सा संबंध सही है? तो आपको पता है एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस जंतु उपभोग, नहीं, प्लस नहीं, माइनस सही है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, श्वसन की दर को कम कर देंगे। याद रखिएगा ये सब बातें, क्वेश्चन तो बहुत सारे करा दिए इसके ऊपर। एच प्रभाव कहां पाया जाता है? इकोटोन पे। ठीक है, हमने भी बताया था, दो नाइके के बीच में जो खाली जगह होती है, यहां से यहां आ जाए, यहां से आ जाए, उसे एज प्रभाव कहते हैं। एज मतलब अपनी एक एरिया होता है ना, कि ये मेरा एरिया, मेरे इलाका, इलाका जिसे कहते हैं। मेरे इलाके में आके दिखाओ तो देखेंगे तुम्हारी हाथ पैर तोड़ देंगे, वो वाली बात है। ठीक है, तो एज प्रभाव है, मेरा इलाका है, अब तुम आओ बेटा, मिल लेंगे तुमसे आज। ठीक है। एक मनुष्य छोटे पौधे खाने वाले जू प्लैंकटन पर भोजन के लिए आश्रित मछलियों को खाता है, तब इस श्रृंखला में उत्पादक है। जब मनुष्य छोटे खाने वाले जू प्लैंकटन पर भोजन के लिए आश्रित होता मछलियां खाता है, तो उत्पादक कौन है? उत्पादक तो हमेशा छोटे पौधे ही होंगे ना। उत्पादक से क्या मतलब? उत्पादक तो हमेशा छोटे पौधे होंगे। ठीक है, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है और बताना है कि कैसा पिरामिड बनेगा। बताओ जरा, ये एक आंकड़ा दिया है और इससे बताना है कि पिरामिड कैसा बनेगा। बताओ जरा कैसा पिरामिड बनेगा। क्यों भाई, क्या लग रहा है? कैसा पिरामिड बन जाएगा इससे? जरा सारी आंकड़े हैं, और इस टाइप का सवाल कर चुके हम लोग हैं, ऐसा नहीं किया है। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको जवाब देना है। क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले हम प्राथमिक उत्पादक का वजन देखेंगे, 10 ग्राम, फिर 60 ग्राम, फिर 120 ग्राम। यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे कम है, तो उल्टा पिरामिड बन रहा है। ठीक है, ये लिखा है जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, ये होगा। ठीक है, स्थायी इकोसिस्टम में पिरामिड जो उल्टा नहीं हो सकता, वो पिरामिड कौन सा है? देखो, पिरामिड कौन सा उल्टा नहीं हो सकता है? पिरामिड कौन सा उल्टा नहीं हो सकता है? पिरामिड जो उल्टा नहीं होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो संख्या का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होगा। ध्यान रखना ये सब बातें। ठीक है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अपरदभोजी। क्या होते हैं? अपरदभोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैंथिक जीव अधिकांशतः प्रभावित होते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अवसाद लक्षणों से। ठीक है, या जल की तली तक प्रकाश के पहुंचने से, जल की सतह विक्षोभ से, मृदा की जल धारण क्षमता से। पैंथिक जो नीचे होते हैं, ये अवसाद लक्षणों से। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन से जीव महानगरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं?
मुख्य उत्पादक समुद्र के अंदर एक ही मिलते हैं, कौन से? डायटम्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। तो डायटम्स मुख्य उत्पादक हैं, जवाब भी वही होगा। सबसे ज्यादा समुद्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला, निम्न में से कौन मक्का के खेत में प्राथमिक तंत्र में प्रथम उत्पादक होता है? अब मक्का के खेत में प्रथम उपभोक्ता है, मक्का के ऊपर कौन शिकार करेगा? शेर? कभी नहीं। फाइटोप्लैंक्टन? नहीं। भेड़िया? क्यों, भेड़िया क्यों आएगा मक्का खाने? टिड्डा, टिड्डा आता है। ठीक है, आंसर होगा टिड्डा। तालाब के इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? ऊर्जा का पिरामिड कहीं भी ले लो, नाम कोई भी हो, तालाब हो, झील हो, वन हो, जंगल हो, घास हो, हर जगह सीधा ही होगा। ऊर्जा हमेशा सीधी चलती है। ठीक है, याद रखना ये बात। धन्यवाद। ले, तो यार इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर एक संग करने थे हमने, और दोनों चैप्टर एक संग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के संग नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में ये क्लास खत्म होगी आज, और ये आज मेरी आखिरी क्लास है इस बैच की भी। रिकॉर्डेड वर्जन है, अलग बात है, पर आज सबसे मुलाकात की ये आखिरी क्लास है। फिर अगली मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी, अभी नहीं पता है, लेकिन इस उम्मीद में हम रहेंगे कि जिस उम्मीद से आपको पढ़ाया है वो उम्मीद आप पूरी करेंगे। पैसा भी हमने कहा, ठीक है, पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं। नीट को आसानी से करना है, बहुत ध्यान लगा के करना है, दिमाग लगा के करना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कोई कठिन आ जाए आप डर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, सिलेक्शन आप जैसे ही बच्चे लेते हैं, कोई दूसरा नहीं लेता है। तो जितनी मेहनत आपको करनी है वो कर लीजिए, आखिरी समय बचा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मकसद या रास्ते खत्म हो जाएंगे, आगे आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, फिर दोबारा भी तैयारी की जा सकती है, अलग बात है। कोशिश करें कि इसी साल में सिलेक्शन लें, लेकिन अगर किसी का सिलेक्शन ना हो पाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि मंजिल एक बार में ही मिल जाए। पहले भी कहा जाता है कि पत्थर जब फेंकोगे तो सबसे ऊपर फेंकने की कोशिश करोगे, तब कहीं वो, मान लो 10 मंजिल की बिल्डिंग है तो 10वीं मंजिल पे जब फेंकने की कोशिश करोगे तो वो कहीं दूसरी या तीसरी पे गिरेगा। तो हो सकता है इस बार हमारे 720 में से अगर हमें कुछ नहीं पढ़ा होता, मान लो हमने ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया होता, तो हो सकता था 720 में मेरे 150-200 आ रहे होते। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मेरे 720 में से 500 तो आ गए। क्या ये कम है? ये भी कम नहीं है। हर किसी को सिलेक्शन नहीं मिलता, मंजिल हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन मिलेगी ये तय है। तो आप में से जो भी धैर्य के संग पेपर करेगा उसको इस साल तो मंजिल मिल ही जाएगी, और अगर नहीं भी मिल पाएगी तो भी आप यकीन माने, आपको खुद में पता होगा कि हम अपना पेपर अच्छा करके आए हैं, पहले से अच्छा। जितना मेरा बिना पढ़े आता उससे तो कहीं गुना अच्छा करके आया। तो मान लो हमने कहा कि मेरे 200 से 500 पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। 500 से 650 या 670 या 680 अगले साल कर लेंगे, है ना? यही होता है, एक दिन में ऐसा नहीं होता कि 200 से 720 आ जाए। तो कोशिश करो अपना 100% देने की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पेपर है, एग्जाम है, लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आई लव यू, और बहुत अच्छे से पेपर करना। ठीक, ओके, बाय, फिर मुलाकात होगी।